अब देखिए 2.1 यूरोप इन मिडीवल टाइम्स। मध्यकालीन समय में यूरोप की क्या अवस्था थी और वहां क्या हो रहा था। द मिडीवल पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडल एजेस। जो मध्यकालीन समय था उसको मध्य युग भी कहा जाता है। As the name suggests, it refers to the period which succeeded the ancient period and came before the modern period. अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वह समय है जो प्राचीन समय के बाद और नवीन समय मॉडर्न पीरियड के पहले आया, उसके बीच का एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड का बीच का समय मिडिल एजेस मिडीवल पीरियड हुआ। बट was it only a middle age caught in between two great ages with no significance of its own? तो क्या सिर्फ ये एक नाम दिया गया मिडिल एज और इसका अपना कोई महत्व नहीं था? Not really, since the medieval period constitute an important stage in the evolution of human society that need to be studied for its own interest. नहीं, सच्चाई ये नहीं है। मिडिवल पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेस हुए जब इंसान का जो समाज था, हम लोग जिस समाज में जीते थे उसमें बहुत सारा बदलाव आया और वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए लोग उसको पढ़े। ठीक है, और हम लोग को भी पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या समाज में उस समय बदलाव आया। What is more, the achievements and glories of the medieval period were also important steps towards the modern period. अब और ज्यादा क्या था कि जो हम लोग अचीवमेंट्स हुआ था, हमारा जो ग्लोरीज था मिडिवल पीरियड का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था मॉडर्न पीरियड में आने के लिए। अब देखिए एशियट से मिडिल एज आए, मिडिवल पीरियड आए, तो वहां से जब हम लोग मॉडर्न पीरियड आए तो जरूर मिडिवल पीरियड में कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न पीरियड में और भी बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन समय के बारे में पढ़ेंगे। You may find it interesting to know that the term Middle Ages was coined by Europeans in the 17th century because they saw it as a long and dark period of interruption between the classic period of ancient Greek and the Roman civilization and their own modern age. अब आपको यह जानकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो मिडिल एज जो नाम है मध्य युग, ये कौन दिए थे? यूरोपियंस दिए थे। कब? 17वीं सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, क्योंकि उस समय यह वो लोग देखे थे कि यह बहुत ही लंबा और अंधकार से भरा हुआ समय था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरप्शन हुआ था किसके बीच में? क्लासिकल पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, इन दोनों के बीच में, और उनके जो मॉडर्न एज थे उसके बीच में। However, the medieval period was not necessarily a dark period or an interruption. लेकिन ये जो मध्यकालीन समय था ये कोई डार्क पीरियड या कोई इंटरप्शन नहीं था, यह कोई रोक नहीं था। For the Islamic world, it was a period when a civilization flowered and reached the height of its glory. अब इस्लामिक दुनिया के लिए, जो लोग इस्लाम धर्म मानते थे, उन लोगों के लिए यह जो समय है उनकी सभ्यता के लिए बहुत ही सुनहरा समय था और वह यह धर्म इस समय सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा था। In India, the medieval period was an age of synthesis. अब भारत में जो medieval period था वो क्या चीज का दौर था? वह मिलावट का दौर था। उसमें it saw a fusion of old and new political, economic and social system. भारत में क्या देखा गया कि जो पुराने और नए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो सिस्टम है, जो तरीके हैं, उनमें बदलाव आया। Out of this fusion emerged a unique cultural pattern of coexistence and acceptance that became the hallmark of the medieval period of India. अब देखिए ये जो फ्यूजन हुआ, ये जो मिलावट हुआ, उससे क्या हुआ? एक नया तरह का कल्चरल पैटर्न हुआ, संस्कृति हुई जिसमें कोएग्जिस्टेंस, दोनों संस्कृति रहती थी, और एक्सेप्टेंस की, मतलब मिडिवल पीरियड में जो भी हुआ, मध्यकालीन भारत समय में भारत में जो हुआ सब एक्सेप्ट किया गया। Even in Europe, the picture does not appear as gloomy as it is sometimes thought. अब देखिए यूरोप में जैसा लोग सोच रहे थे, ठीक है, हर समय वैसा ही नहीं था ये सब। ठीक है, अब ग्लूमी क्या होता है? मनहूस होता है, उदास होता है। जितना लोगों को लग रहा था कि ये खराब है उतना खराब नहीं था। In the early part of the medieval period, the level of material and cultural accomplishment was no doubt somewhat low. अब जब मध्यकालीन युग चालू हुआ तो उस समय जो
मटेरियल और कल्चरल अकम्पलिशमेंट था, सांस्कृतिक रूप में, सामान के रूप में, वो थोड़ा कम था. However, during the later part of the Europeans greatly improved their standard of living. लेकिन मध्यकालीन युग के आखिर के समय में, इसके दूसरे भाग में, जो यूरोपियंस थे वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा बढ़ाए थे. They also developed new institutions of learning and new modes of thoughts and reached very high standards in literature and art. वो पढ़ाई के लिए नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है, नए नए तरह के सोच लाए और अपने लिटरेचर में, आर्ट में, कलाकृति में बहुत ऊंचे स्तर तक गए. In fact, the new ideas that emerged during this time not only transformed Europe but also had a deep impact on the rest of the world in the times to come. अब जो नए नए इन लोग का जो आइडियाज था, किसका? यूरोपियंस का. इस समय वो सिर्फ यूरोप के दिशा को नहीं बदला, वो बहुत दुनिया के अलग अलग जगह पे अपना प्रभाव छोड़ा. Let us then find out what was happening in the different parts of the world during the medieval ages. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मध्यकालीन युग था, इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या प्रभाव हुआ था. 2.1.1 डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर. अब देखिए इस समय क्या हुआ था, जो रोमन एम्पायर था उसका डिक्लाइन हुआ था, उसका समापन हुआ था. We have read in the previous lesson about the strength and greatness of the Roman civilization. इसके पहले वाले चैप्टर के जो वीडियोस आप पढ़े हैं उसमें आप क्या पढ़े थे कि जो रोमन सभ्यता था वो कितना ताकतवर था, वह कितना महान था. We also read how the Roman empires had come to be divided into western and eastern territories. हम लोग ये भी देखे थे कि रोमन एम्पायर जो था, रोमन साम्राज्य, वह किस तरह से दो भागों में बटा, वेस्टर्न टेरिटरी, ईस्टर्न टेरिटरी में. द वेस्टर्न प्रोविंसेस हैड देयर कैपिटल इन रोम व्हाइल द ईस्टर्न प्रोविंसेस हैड देयर कैपिटल इन कॉन्स्टेंटिनोपल. अब जो पश्चिमी प्रांत था वहां का जो कैपिटल था वो कौन था? रोम देश. और जो पूर्वी प्रांत, उसका कैपिटल क्या था? Constantinople. The Roman Empire, Constantine had set up the new capital of the Eastern Territories in the ancient Greek city of Byzantine in 330 AD. अब जो रोमन एम्पायर थे, कौन? कॉन्स्टेंटाइन, वो क्या किए थे? नया कैपिटल दिए थे ईस्टर्न टेरिटरी को. कब? प्राचीन ग्रीक शहर को. कहां पर? बाइजेंटाइन. कब? 330 AD में. It came to be known as Constantinople after his name. अब ये जो जगह है इसको उनके नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल नाम दिया गया. The Roman Empire continued to exist in the East for almost 1,000 years after it had collapsed in the West. अब जो रोमन साम्राज्य था वह पूर्वी भाग में लगभग हजारों साल तक राज किया. जब वह पश्चिमी भाग में खत्म हो गया था उसके बाद. इट वॉज नोन एज द ईस्टर्न रोमन और द बाइजेंटाइन एम्पायर. उसको क्या कहा जाता था? ईस्टर्न रोमन या बाइजेंटाइन एम्पायर नाम से बोला जाता था. दिस ईस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक स्पीकिंग पीपल रीच्ड वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ at the time when Western Europe was in a relatively backward condition. अब ये जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन था, कहाँ का? ग्रीक स्पीकिंग पीपल, जो लोग ग्रीक भाषा बोलते थे, उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था, जो कल्चरल लाइफ था, वो बहुत ऊंचा था. कब? व्हेन वेस्टर्न यूरोप वाज अ रिलेटिवली बैकवर्ड कंडीशन, जब वेस्टर्न यूरोप के लोग थोड़े बैकवर्ड थे. The Roman Empire in the West came to an end following the attacks of various Germanic tribes like the Goths, Vandals, Visigoths and Franks. अब जो रोमन एम्पायर है वह पश्चिमी जगह पर समाप्त हो गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे जर्मैनिक ट्राइब्स के जो लोग थे, कौन? गॉथ्स, वैंडल्स, विसिगॉथ्स और फ्रैंक्स, ये आक्रमण किए. After overthrowing the Roman emperor in the west in 476 AD, these invaders established separate successor states. अब जो रोमन एम्परर थे उनको पश्चिम से 476 AD में जब निकाल दिया गया उनको,
तब जो लोग आक्रमण किए थे वो अपना अपना स्टेट्स बना लिए, जो जहां जीता वो अपना राज्य बना लिया। डिड ऑल दिस पॉलिटिकल अपहील रिजल्ट इन अ कंप्लीट चेंज? तो ये जो राजनीतिक बदलाव हुआ इतना, तो इससे क्या पूरा बदलाव हो गया? डिड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ट बाय द रोमन डिसअपियर? तो क्या रोमन जो लोग थे, वो लोग जो राजनीतिक और आर्थिक तरीका बनाए थे, क्या वह पूरा समाप्त हो गया? Well, the new Germanic rulers did not completely replace the earlier system with their own. अब जो नए जर्मैनिक रूलर्स थे, जो राजा थे, वो पूरा सिस्टम को अपने हिसाब से अपने से नहीं बदले। इनफैक्ट रोमन एंड जर्मैनिक सोसाइटीज केम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड मर्ज्ड विद ईच अदर। अब ये हुआ कि जो रोमन लोग थे, जो उनका समाज था, और जो जर्मैनिक समाज था, वह एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे से मिलकर रहने लगे। As a result of this and the prevailing political and economic condition, a new type of society was born in Europe with institutions and systems that were quite different from either Rhone or Germanic ones. अब इससे क्या हुआ, जो उस समय वहां पे राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति थी, उसमें एक नया समाज का जन्म हुआ यूरोप में, जहां पे जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो सिस्टम थे, वो रोमन और जर्मैनिक के हिसाब से थोड़े अलग अलग थे। The most important institution of this new society was feudalism. अब इस समय पे ये जो समाज था, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था, वो कौन सा था? फ्यूडलिज्म। It completely transformed the existing social, political and economic organizations. अब ये जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ये पूरा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी, उनको बदल दिया। Let's see how this system evolved and what इट्स कैरेक्टर्स हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ये जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर क्या था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, और ये किस तरह से इवॉल्व हुआ, कैसे लोग इसको अपनाए, इसमें क्या क्या हुआ।